गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके अंदर हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड है, उनका मूवमेंट किस तरीके से होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर, H2O का हमारी बॉडी में किस प्रकार से रेगुलेशन होता है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट। फिर होम्योस्टेसिस के बारे में समझेंगे। फिर इम्बैलेंस डिसऑर्डर, इम्बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का और फ्लूइड का, तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन सी डिसीज कॉज होती हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे एसिड बेस बैलेंस। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन की ओर जाएंगे। ठीक है, कंटेंट आपको मिल गया, क्या क्या देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से हम इसका शुरुआत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यू एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जनरली आता है। आप न्यूरो का आप नेफ्रो का भी स्टडी कर रहे हैं, आप कार्डियक का स्टडी कर रहे हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, पर स्टूडेंट के मन में काफी सवाल होते हैं इस चीज को लेकर के कि इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होते हैं, इनका किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में इनका सिस्टम होता है। चलिए, तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। वीडियोस को लास्ट तक देखिए और हम इसको आसान भाषा में समझेंगे क्या होता है। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जैसे कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल एडल्ट की बॉडी अप्रोक्स 45 to 50% क्या होता है, वाटर होता है, राइट। कितना होता है नॉर्मल, हमारी जो एडल्ट का एज है हमारा एडल्ट में 60%। ठीक है, एडल्ट में अबाउट 60% आपका क्या होता है, H2O होता है, वाटर होता है, फ्लूइड होता है। ठीक, जीरियाटिक में जो थोड़े ओल्ड एज होते हैं उनमें कितना होता है हमारा 55% फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर। और जो पीडियाट्रिक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कितना होता है 80%। कैसे आपने देखा होगा, जो थोड़े ओल्ड एज मरीज रहते हैं, ओल्ड एज पर्सन पीपल रहते हैं, उनकी जो स्किन है वो आपको ड्राइनेस उसमें देखने को मिलती है, सुकड़ी सुकड़ी उनकी स्किन ड्राई हो जाती है। जनरली उनकी स्किन में इतना ग्लो, इतना मॉइस्चराइजेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे एडल्ट में कितना रहता है हमारा 60%, राइट। तो एडल्ट का जो हमको स्किन है वो थोड़ा सा ग्लोइंग स्किन मिलता है, ग्लोमेरस रहता है, एकदम चमकीला स्किन देखने को हमको मिलता है। उसके बाद फिर जो पीडियाट्रिक आते हैं छोटे बच्चे, उनका स्किन और भी अच्छा एकदम क्लियर होता है, एकदम शाइनिंग स्किन होता है, ग्लोमेरस होता है, एकदम मॉइस्चराइजर और स्मूथ स्किन आपको देखने को मिलता है, राइट। तो कम एज में आपको बॉडी में आपकी फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाती है आपकी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम होते जाती है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, मेनली हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए, है ना, और उसके बाद जो भी हमारा फ्लूइड हो गया, ये क्या करते हैं पूरा केमिकल लेवल पर जो भी प्रोसेस होती है, केमिकल न्यूरॉन्स की जो भी फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं हमारे सब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही करते हैं। कार्डियक एक्टिविटी में हो गया हमारा, राइट, नेफ्रो एक्टिविटी होगी, जितने भी फंक्शन होते हैं प्रॉपर हमारा फ्लूइड ही उसको मेंटेन करता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्लोराइड हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब किसमें आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही ये सारी चीजें आती है, राइट। ये सब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, जिनके कुछ में चार्ज पॉजिटिव होते हैं, कुछ में हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो भी फ्लूइड की प्रोसेस होती है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने की केमिकल को, वो सब हमारा किसके जरिए होता है, फ्लूइड के जरिए। जैसे हमारा ब्लड हो गया, ब्लड में हमारा एक इनका नेचर होता है, एक एल्कलाइन नेचर होता है और एक होता है एसिडिक नेचर। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें आइसोटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, राइट। आइसो, हाइपर एंड हाइपर, अभी हम इसके बारे में समझेंगे ये सारी चीजें क्या होती है, राइट। ये इसका छोटा सा हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। कुछ पॉइंट और जो हम ले लेते हैं। टू अचीव होम्योस्टेसिस द बॉडी मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ एसिड बेस बैलेंस। होम्योस्टेसिस की एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, जैसे आउटर हमारा जो भी सरफेस है आउटर का हमारा
फंक्शन है, ठीक है। और हमारा जो इंटरनल बॉडी का फंक्शन है, कोई भी वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है एटमॉस्फेयर में, तो उसको एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखती है। जैसे बाहर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या आपका मौसम चेंज हो रहा है, आपका विंटर का मौसम आ रहा है, ज्यादा ठंडी हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, समर हो रहा है, तो उसको एक ऑप्टिमम लेवल पर बनाने का काम करती है, उसको बैलेंस मेंटेन करके रखता है। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में उससे फाइट करता है, राइट, और उसको नॉर्मल एक्टिविटी पे, नॉर्मल उस लेवल पे बना के रखता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। एक बार और बताऊंगा, जैसे आपका आउटर टेम्परेचर कुछ और है, आपकी इंटरनल बॉडी का और है, राइट, आपकी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो गया है ना, विंटर का सीजन आ गया, समर का सीजन आ गया, और जो भी पेरिफेरी से जो भी आपको बैक्टीरिया वायरस आते हैं, तो उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी इटसेल्फ खुद ही फंक्शन करती है, खुद ही अपना नॉर्मल लेवल पर, एक ऑप्टिमम लेवल पर उस चीज को बना के रखती है, उसको मेंटेन करती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्यो मतलब सेल्फ, खुद से वो कर रही है ना, तो उसके अगेंस्ट में ये काम करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, राइट। आई होप इतना समझ आया होगा। फिर इसका दूसरा हमारा फंक्शन है, इंट्रोडक्शन है, दिस कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन फॉर स्पेसिफिक ऑर्गन एक्टिविटी एंड सिस्टमिक लोकल ऑफ हार्मोन एक्शन। जो भी हमारे सेल्स होते हैं, जो भी हमारी सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती हैं, और कुछ ऑर्गन की एक्टिविटी होती है, और सिस्टमेटिक और लोकल हार्मोन होते हैं, उनका क्या एक्शन है, किस तरीके से केमिकल एक्टिविटी हो रही है, वो भी सब इसमें हमारे वर्क करता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही आता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट उसमें परफॉर्म करते हैं, राइट। जस्ट ए मिनट। कुछ जैसे हमारे हार्मोन होते हैं, वो भी हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं, फ्लूइड बैलेंस में रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। साथ ही साथ हमारा एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो कि किडनी के ऊपर हमारा, आपने किडनी के स्ट्रक्चर में देखा होगा, जस्ट सपोज दैट ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर, ऊपर एक एड्रिनल, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, राइट। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेट करना। अब एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन सीक्रेट होता है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स, आपके बॉडी में हमारे सोडियम को, H2O को हो गया, इसको बनाए रखता है, इसके लेवल को रिटेन करके वहां पर रखता है, ठीक है। तो अब ऐसे सीक्रेट कब होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया हो, या आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो, तब आपका कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो प्रोसेस होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट करती है हार्मोन, वो क्या करता है हमारी बॉडी में फ्लूइड बेस बैलेंस को, फ्लूइड को मेंटेन करता है, सोडियम बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, और फ्लूइड को रिटेन करके रखता है। तो ये आपका किस कंडीशन में एक्सेसिव सीक्रेट होगा, किस कंडीशन में इसका सीक्रेशन इंक्रीज होगा, जब आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो फर्स्ट, ठीक है, या आपको ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया। ब्लड प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम है, मेंटेनेंस कम है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में अपना हार्मोन को एक्टिवेट करती है, और हार्मोनल एक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है, ये अपने मेडुला होता है, कॉर्टेक्स होते हैं, उनमें से अपना सीक्रेशन स्टार्ट करता है। कौन सा हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉल हार्मोन, जो क्या करता है हमारे फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट को पर्टेन करके रखता है, उसके लेवल को बनाए रखता है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ हार्मोन आते हैं हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट काम करना, डायूरेटिक का हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज करना, यूरिन आउटपुट का एक्सेसिव बाहर निकलना बॉडी से, ये होता है हमारा डायूरेटिक का काम। यूरिन आउटपुट के रेट को इंक्रीज करना, उसको बढ़ा देना, ये किसका काम होता है, डायूरेटिक का। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, एंटी डायूरेटिक। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब डायूरेटिक को कम कर रहा है। यूरिन आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसको एक कम करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन करता है, डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है हमारा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, राइट। जो कहां से रिलीज होता है, हमारे डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। कहां से, हमने स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें हमने डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल ऐसा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था,
आपको आई होप याद होगा। तो इसमें हमने कौन सा देखा था, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो जो नीचे वाला डिस्टल लूप है वहां पर ही काम करता है, क्या करता है, वैसोप्रेसिन क्या करता है, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे जाके वर्क करता है और एंटी डायबिटिक का ही काम करता है, मतलब इसको डिक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को, राइट। तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में परटेन रहेगा, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है, आपका फ्लूइड है, वो नॉर्मल आपकी बॉडी में बना रहेगा, राइट। ऑब्वियसली बात है, ये आपको इतना समझ आया होगा। फिर हमने अगला देखा था, ये हमारा हो गया। फिर अब इसमें कुछ और प्रोसेस होती है, जैसे कि हो गया ऑस्मोसिस, हो गया डिफ्यूजन, हो गया, है ना। फ्लूइड होते हैं हमारे, इंट्रासेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिनके ऑस्मोलरिटी, जिनकी सांद्रता अलग अलग होती है, ठीक है। सबके जैसे पानी का अलग है, कुछ एल्कलाइन नेचर का होता है, कुछ हमारा एसिडिक नेचर का होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपको भाई 7.50 के यदि लेस देन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन सबका डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी सांद्रता, उसकी ऑस्मोलरिटी क्या है, राइट। यदि लेस देन 7.50 होता है, कितना, 7.50 या 7.5 लेस देन, तो ये किस में आते हैं, हमारा एसिडिक में आता है स्टूडेंट। एसिडिक मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा है, वो एसिड है। यदि मोर देन 75 होता है, ये लेस देन का चिन्ह है, ये हमारा मोर देन का है, ठीक है। सिंबॉलिक इसका लेस देन का, ये हमारा मोर देन का। मोर देन 7.5 या 7.50 आता है, जैसे 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इस कंडीशन हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब एल्कलाइन, ये जितना ज्यादा ये रहेगा 7.5 के ऊपर रहेगा, उतना ही पतला रहेगा, उतनी इसकी ऑस्मोलरिटी, उतनी उसकी सांद्रता कम रहेगी। यदि 7 पॉइंट के नीचे आता है, 7.50 का आता है, 6 आता है, 5 आता है, तो उतने ही इसकी सांद्रता, इसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब कुछ होते हैं यहाँ पर सॉल्यूट्स होते हैं और कुछ होते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आप गर्मी का सीजन आता है, आप गर्मी का सीजन आने वाला है, तो आप लोग क्या करते हैं, घर पे ये हमारा शरबत बनाते हैं, रसना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी के बाद फिर आप उसमें चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं। तो जो पानी आपने लिया है वो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हो गया। उसके अलावा उसमें आपने नींबू डाला, चीनी डाला, है ना, तो ये चीजें क्या हो गई, सॉल्वेंट हो गई, ठीक है, सॉल्यूट हो गई, ठीक है। जैसे आपने एक गिलास है, जस्ट एग्जांपल, इसमें ये पानी लिया, राइट, ये पानी भरा है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, राइट। अब आपने इसमें ऊपर से और क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, चीनी डाल दी, ठीक है, शुगर डाल दिया, शुगर चीनी एक ही हो गया। इसके बाद आपने क्या डाला, इसमें नींबू डाल दिया, लेमन डाल दिया। तो एक्स्ट्रा आपने जो भी इसमें एडिट किया, इसको हमने क्या बोला, सॉल्यूट, ठीक है। ये हो गया सॉल्वेंट, इसमें आपने सॉल्यूट मिला दिया। तो अब दोनों का जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कुछ हमारे ब्लड होते हैं उसमें, जैसे हमारा प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल्स वगैरह हो गए, तो ब्लड हमारा क्या होता है, एक फ्लूइड है, उसमें सॉल्यूट भी होते हैं और सॉल्वेंट भी होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट भी होते हैं और सॉल्वेंट भी होते हैं, दोनों चीज होते हैं। तो ऐसे करके हमारे फ्लूइड की सांद्रता, उसकी ऑस्मोलरिटी डिसाइड होती है, राइट। इतना समझ आया एग्जांपल से? अब जैसे हमारा बॉडी फ्लूइड का सोर्स कैसे आता है, हम उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। परफॉर्म वाटर रिप्रेजेंट अबाउट 2300 ml पर डे ऑफ डेली इनटेक। डेली इनटेक हमारा अप्रोक्स कितना होना चाहिए,
2300 ml डेली का हमारा अप्रोक्स इनटेक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में समझा था कि नॉर्मल आपका 700 ml जो है इवेपोरेशन के थ्रू आपकी बॉडी से हीट लॉस के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। जितना आप एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकता है, पर अप्रोक्स हमने इतना देखा था। तो अप्रोक्स आपको 2300 ml पर डे वाटर इनटेक करना चाहिए, ठीक है। 2300 ml 2 लीटर 300 ml, राइट। मेटाबॉलिक वाटर इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन, दिस अमाउंट टू अबाउट 200 ml पर डे। कुछ हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और हमारा न्यूट्रिएंट को क्या करती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। उस दौरान कितना हमारा अबाउट अप्रोक्स 200 ml पर डे का वाटर लॉस आपका उसमें हो जाता है। कितना, 200 ml पर डे, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंबाइनिंग परफॉर्म एंड मेटाबॉलिक वाटर गिव अस टोटल डेली इनटेक। Combining preform and metabolic water give us total daily intake of 2500 ml। डेली इंटेक हमारा कितना होना चाहिए, 2500 ml। किसको इंक्लूड करके, जो मेटाबॉलिक में आपका 200 ml फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको इंक्लूड करके कितना होना चाहिए, टोटल 2500 ml, 2 लीटर 500 ml। 2500 ml आपका 24 आवर का इनटेक होना चाहिए, कितना, 24 आवर में, ठीक है। इतना लेते हो क्या आप पानी, नहीं लेते ना। कभी कभी जब हम ऐसे ट्रैवल करते हैं तो उस समय हमको क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी हम कम पीते हैं। हम भी पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जैसे कई बार आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, है ना, जर्नी में होते हैं, तो उस समय आप पानी कम लेते हैं, इसकी वजह से आपको क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हमेशा हमारे साथ बोतल रखना चाहिए। पानी आप जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे हमने देखा था भी अप्रोक्स 75% हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, इसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। ज़्यादातर हमारी बॉडी में फ्लूइड कंटेंट ही देखने को हमको मिलता है। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना हमारी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। फिर हमारा इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, हमारे सेल्यूलर लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे हमारा हो गया डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन क्या होता है, एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक जाली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। अब भाई मेम्ब्रेन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ का कुछ भी है, यहाँ का उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, गाढ़ा ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है। अब उसको यहाँ से डिफ्यूज होकर धीरे धीरे इस साइड आना है, इधर आना है। इधर की क्या सांद्रता कम है, ठीक है। अब जो डिफ्यूजन होता है वो किसका होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट पे। यहाँ पर स्टूडेंट दो प्रोसेस होती है, एक डिफ्यूजन की और एक ऑस्मोसिस की, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, उसके बारे में समझा देता हूँ आपको। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारे जो सॉल्यूट होते हैं, जैसे अभी हमने देखा सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या क्या है, डिफरेंट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के बारे में हमने समझा है अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट है, इसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन उनका मूवमेंट होता है। किसके द्वारा, एक सेमी परमीबल एक मेम्ब्रेन होती है, एक जाली होती है, उसके द्वारा।
अब देखो इसमें क्या फंक्शन होता है, दोनों का इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों में समानता होनी चाहिए। जैसे आपने एक एग्जांपल देखते हैं हम, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आप घर में एक धूप बत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती में आपने देखा होगा यहाँ से धुआं निकल रहा है, धुआं यहाँ से निकलता हुआ पूरे आपके रूम में फैल जाता है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाता है, ठीक है, ऑस्मोलरिटी उसमें होती है, राइट। तो ये किसमें आता है हमारा, डिफ्यूजन में, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूजन में क्या रहता है, एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन रहती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमीबल रहती है, पतली झिल्लीदार मेम्ब्रेन होती है, उससे इसको जाना होता है। तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में जाएगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, जो पतला पतला चीजें होंगी, ऑब्वियसली बात है, वो पतले पतले जो भी सॉल्यूट होंगे वो वहां से निकल जाएंगे, है ना। जैसे कि भाई कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, फैट वगैरह हो गया, तो ये चीजें नहीं निकल पाएगी, पर उसके अलावा कुछ और चीजें होगी तो वो वहां से, प्रोटीन वगैरह हो गया, ये रुक जाएगा। पर बाकी के जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट वगैरह है, सॉल्यूट है, वो यहाँ से झिल्ली में से, जो मेम्ब्रेन उसमें से निकल जाएंगे, राइट। तो ये किधर जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल, जैसे आप घर में एक अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हो तो आपको उसका धुआं धीरे धीरे करके पूरे रूम में फैल जाता है। एक आप इंक लेते हो, इंक को आप एक जगह यहाँ पर डिप करते हो, डालते हो, तो इंक धीरे धीरे करके इधर से इधर, इधर से इधर पूरे जगह पर आपके पेज पर या आपका जो भी यूटेंसिल्स होता है उसमें फैल जाती है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन, राइट। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी बिल्कुल यही का यही सेम प्रोसेस होता है, मिटा दिया मैंने, फिर से बना देता हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है, इसमें भी एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन रहती है, पर इसमें जो दूसरा हम देख रहे थे ऑस्मोसिस, राइट। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें भी सेम होता है जैसा कि हमने अभी देखा था, जिसमें डिफ्यूजन में देखा था, वैसे इसमें भी सेम होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड्स होता है उसका मूवमेंट किस साइड होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिस साइड आपका ज्यादा है, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ से किस तरफ मूवमेंट होगा, उसका लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में समझा था कि हम एक अगरबत्ती या धूप बत्ती चलाते हैं तो उसका जो धुआं रहता है, जो इसकी स्मेल रहती है, वो अगरबत्ती से लेकर के पूरे रूम में आपकी धीरे धीरे करके स्प्रेड हो जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। ये किस तरीके से जाती है, आपके हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी, पर इसमें क्या हो रहा है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन भी इसमें होगी, ठीक है। इधर आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड है, राइट। अब यहां से किस साइड जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन, जिधर उसका ऑस्मोलरिटी कम है उस साइड ये यहाँ से मूव कर रहा है फ्लूइड, राइट। तो इसमें भी आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, पर इसमें डिफरेंस क्या है आपके ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। अभी हमने डिफ्यूजन देखा था, उसमें भी सेम प्रोसेस हो रही थी, पर उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे सॉल्यूट हो रहे थे उसका मूवमेंट हो रहा था, इसमें किसका हो रहा है, हमारे सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। तो प्रोसेस सेम है एज इट इज, पर इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, उसमें हमारे सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये भी किसमें हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर टू इंट्रासेल्युलर, मतलब आपकी ब्लड वेसल से आपके बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट, केमिकल लेवल पर आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट, ब्लड का मूवमेंट, हार्मोन्स का, ये किसमें जा रहा है, एंजाइम का हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आईवी रूट से किसमें जा रहा है, इंट्रासेल्युलर में, इंट्रावेसल से, राइट।
फिर हमारे बॉडी टाइप में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग टाइप की होती हैं, जो पार्टिकुलर अपनी अपनी जगह पर अपने कैविटी में होते हैं, राइट। जैसे कि कुछ हो गए हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट कौन सा, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, थर्ड हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। इसमें क्या हो रहा है, नो और लिटिल मूवमेंट, नो और लिटिल मूवमेंट। हाइपोटोनिक में स्वेलिंग ऑफ सेल्स, स्वेलिंग ऑफ सेल। हाइपरटोनिक में श्रिंकिंग ऑफ सेल। कैसे, जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसका और आपकी जो बॉडी के ब्लड है उसका लेवल एकदम बराबर होता है, उसका जो एग्जैक्ट है उसकी ऑस्मोलैरिटी है वो सेम होती है। जैसे आपका 7.5 का है तो 7.5 ही आपके जो फ्लूइड दे रहे हैं वो भी रहेगा। जैसे एग्जांपल आप आइसोटोनिक में मान के चलो NaCN जो आप IV फ्लूइड देते हो, सोडियम क्लोराइड 0.9% का जो हॉस्पिटल में ज्यादातर यूज होता है, आप आईसीयू में या वार्ड में आप पेशेंट को यूज करते हो, 0.9% का सोडियम क्लोराइड NaC की जो ड्रिप यूज होती है वो उसका कितना रहता है, न्यूट्रल रहती है वो, ना उसका ऑस्मोलैरिटी ब्लड के कॉन्टेक्ट से ज्यादा होता है ना कम होता है। तो इसमें मूवमेंट क्या होता है, ना के बराबर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है या थोड़ा बहुत मामूली आपको मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमारा आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है हमारा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। अब इसका कम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये सेल से किधर आएगा आपका, हाई, कम कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ जाएगा आपका, हाई कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाएगा। फिर आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका pH आएगा आपका 7.5 से ज्यादा आ रहा है, 7.8 आ रहा है या आपका 8 pH आ रहा है, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड। जैसे कि आपका हो गया कोई भी आप पेरेंटल रूट से वगैरह पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसके अलावा आपके मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए, वो सब आपका आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो मेनली आपका जनरली आपने हॉस्पिटल में देखा होगा 0.9% का जो आपका सोडियम क्लोराइड NaC आता है वो आपका आता है आइसोटोनिक। आइसो जैसे कि हम इसका सिंपल इसको दो वर्ड में डिवाइड करते हैं, आइसो मतलब इट सेल्फ, खुद मतलब इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, और टोनिसिटी मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टोनिसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। टोनिसिटी मतलब होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसकी सांद्रता, उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है। टोनिसिटी का मीनिंग, आइसो मतलब खुद सेल्फ उतना ये होता है, जैसे कि आइसो सेल्फ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको सोडियम क्लोराइड आपका 0.9% का जो सॉल्यूशन आता है और जो आपका ब्लड होता है तो उसका दोनों का ऑस्मोलैरिटी एसिड सेम होता है, तो इसका मूवमेंट आपको इसमें लो से हाई नहीं मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत लिटिल मूवमेंट देखने को मिलेगा या आपको मूवमेंट ना के बराबर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोलैरिटी, जिसका pH कितना होता है 7.50 के कम होता है, 7.50 लेस देन 7.50 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो जो भी हमारे सूप होते हैं, जूस वगैरह होते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, एसिडिक नेचर में आते हैं, राइट। सॉरी, हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं हम। हाइपोटोनिक मतलब जिसका लेवल कितना होगा हमारा 0.5% से कम होगा। जैसे आपको एक NaC आता है, 4% NaC आता है, ठीक है, 4% NaC आता है, वो आप पेशेंट को देते हो जिसके मतलब बॉडी में आपको फ्लूइड वगैरह सेल्स में ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, जिसको डिहाइड्रेशन हुआ हो,
और नॉर्मली जो हम डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं हॉस्पिटल में, हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, रिंगर लैक्टेट वगैरह हो गया, वो हम नॉर्मली सब पेशेंट को यूज करते हैं। पर जिस किसी पेशेंट में मतलब सेल्स वगैरह का बॉडी में उनको स्वेलिंग वगैरह हो रहा हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेल्स में स्वेलिंग हो रहा हो तो हम उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जैसे कि आपका 0.4% का सलाइन यूज करते हो आप, नॉर्मल क्लोराइड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जब आपका सेल्स में और श्रिंकिंग वगैरह हो गई हो हाइपरटोनिक, ठीक है, पेशेंट्स को आपको एनबीएम वगैरह हो गया, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, ठीक है, फूड वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, या पेशेंट एनबीएम हो, तब हम उसको क्या देते हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट वगैरह देते हैं। मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं जिसमें हमारा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे पेरेंटल रूट से हम पेरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं, वो सब हमारा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, याद रहेगा। इसमें हमारे 3 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसो मतलब जो कि नॉर्मल है, जो न्यूट्रलाइज होता है, इसकी सांद्रता नॉर्मल होती है, जैसे 0.5% का NH। हाइपोटोनिक में आप एग्जाम्पल लेकर के चलो, जब आपकी सेल्स में बॉडी में आपकी ओवरफ्लूड हो गया हो, आपका सेल्स में आपके स्वेलिंग आ गई, उस कंडीशन में हम कौन सा देते हैं, 4.94% का आप सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, NH यूज करते हैं। उसके बाद जैसे कुछ पेशेंट हमारे बाय माउथ हो, एनबीएम हो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस उनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हो, तब हम उनको क्या करते हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, या उसका सोडियम ज्यादा हो, ठीक है, उस कंडीशन में हम उस सबको अवॉइड करके उसको मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, जिसमें कि आता है हमारा, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 7.5 से जिसका pH कम होता है, लो होता है, तो वो आते हैं हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, इतना समझ आया। अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, आइसोटोनिक क्या रहता है, एकदम सेम रहता है, एसिटिस आपका सेल्स का और इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेम होगी, पर आपके जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होंगे उसमें आपके सेल के कंपैरिजन में सॉल्वेंट क्या होंगे, ज्यादा होते हैं और सॉल्यूट कम होते हैं। सेल्स के कंपैरिजन में यदि यहाँ पर बात की जाए तो आपके जो सॉल्वेंट है हाइपोटोनिक में वो कितना होता है, सेल के कंपैरिजन में सॉल्वेंट इसमें ज्यादा होते हैं और सॉल्यूट कम होते हैं। हमने अभी देखा सॉल्वेंट क्या है, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट। तो इसमें आपका कंपैरिजन की जाए सेल्स के उसमें, तो आपके इसमें सॉल्वेंट कितना होता है, ज्यादा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होंगे और सॉल्यूट कम होंगे। सॉल्वेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है, और सॉल्यूट इसमें क्या होंगे, कम होंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट इसमें ज्यादा होंगे और सॉल्यूट कम होंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो सेल्स में जो हमारा फ्लूइड होगा वो किस तरह मूवमेंट करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ज्यादा मूवमेंट करेगा, तो जो भी हमारे बॉडीज के सेल्स है उसमें हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में स्वेलिंग इंक्रीज उसमें हो जाएगा। फिर हमारा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे सेल के कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होते हैं और फ्लूइड का अमाउंट कम होता है। अभी भी हमने इसके बारे में समझा था कि जो भी हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होते हैं। हाइपरटोनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होते हैं।